Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology section regarding SSC, railways and other competitive exams. गाइज ये एक स्पेशल MCQ सीरीज़ है जिसमें हमने बायोलॉजी सेक्शन के हर टॉपिक को कवर किया है एंड इस MCQ सीरीज़ में आपको सभी क्वेश्चंस एग्जाम रिलेवेंट मिलेंगे एंड टॉपिक ऑफ अवर टुडेज वीडियो इज एनिमल सेल्स एंड टिश्यूज़. सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं. And our first question here is, blubber is. So यहाँ पर आपसे पूछा है कि blubber क्या होता है. Blubber here is a layer of thick fat, right? So B is the correct answer here. Layer of thick fat क्या होता है, ये blubber क्यों बोलते हैं? Layer of thick fat, fat क्या होता है? Adipose tissue से बनता है guys, right? So ये जो ब्लबर नाम का जो थिक फैट होता है ये होता किस में है. सबसे पहले तो ये बात आती है कि होता किस में है. तो ये जो होती है ये स्किन होती है किसकी, मेराइन एनिमल्स जो होते हैं. मेराइन एनिमल्स मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आपने देखी हो तो. अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियोस तो प्लीज़ आप उनको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. क्लासिफिकेशन चैप्टर पे पूरी एक वीडियो बनी हुई है, हमारी स्पेशल MCQ सीरीज़ बनी हुई है. उसमें आपको 2-3 पार्ट्स में आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ने को मिल जाएगा. उसका हर टॉपिक हमने कवर अप किया है, राइट. सो अब टॉपिक पे आते हैं. तो ब्लबर क्या होता है, स्किन ऑफ मेराइन एनिमल्स. तो मेराइन एनिमल्स क्या होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं जो सी में रहते हैं, जो सी वाटर में रहते हैं, राइट. जो समुद्र में रहते हैं उनको मेराइन एनिमल्स बोला जाता है. तो जो उनकी स्किन होती है, जो उन मेराइन एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं. इट ऑलमोस्ट कवर्स ऑल देयर एंटायर बॉडी पार्ट, राइट. उनकी पूरी बॉडी को वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है ये जो ब्लबर होता है, राइट. और ये मोस्टली किस में पाया जाता है, ये सील्स और वेल्स में पाया जाता है, राइट. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल. यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है सेल में. किसमें, सेल में पूछा है इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बिना सेल नहीं रह सकता, राइट. जिसको हम हटा नहीं सकते सेल में से, राइट. जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहे हैं. तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ बतानी है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है सेल में. सो हियर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक एसिड, राइट. तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है. तो गाइज आपको शायद पता ना हो, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ राइट, लाइक DNA एंड RNA. तो अगर हम इसे छोड़ें और हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. DNA एंड RNA का नाम आपने सुना होगा. DNA को क्या बोला जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. RNA को क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं. ये हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको स्टोर करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं. हमारे अंदर जो भी जेनेटिक्स, जो हेरिडिटी में जो चीज़ें आती हैं वो सब कहाँ से आती हैं, वो इन्हीं में से आती हैं, राइट. DNA इनका काम ही ये होता है कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सब स्टोर करके रखें और फिर काम आने पर उन्हें एक्सप्रेस भी करें, राइट. या फिर उन्हें एक्सप्रेस करें हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको. तो DNA और RNA आपको पता है कि हमारे अंदर भी ये न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारे अंदर DNA होता है, राइट. सो ये एक सेल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है, जो कभी भी सेल में से हटाई नहीं जा सकती. अगर उसे हटा दिया गया तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी कर पाएगी, राइट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आई होप आपको ये याद रहेगा. एंड गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. तो ये सारे ही क्वेश्चंस कैसे हैं, एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स हैं. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट. सो चलिए गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, yes, DNA in a cell is a
अब यहाँ पे फिर से क्या पूछ लिया गया आपसे, अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, फिर अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, एंड आरएनए जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, राइट। सो जो डीएनए होता है सेल में वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा, बी न्यूक्लिक एसिड। ऐसे क्वेश्चन 10+2 CHSL जो लेवल होता है एसएससी का उसमें पूछे जाते हैं, राइट। सो ये थोड़ा ईजी है क्वेश्चन वैसे करने में। कई बार आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्या होती है, राइट। सो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाइपरप्लेजिया मीन्स, हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, राइट। सो हाइपरप्लेजिया का मतलब यहाँ पर होता है abnormal increase in number of cells, मतलब ए ऑप्शन हेयर इज राइट, राइट। यहाँ पर हाइपरप्लेजिया बोला जा रहा है, आपसे एक टर्म दी जा रही है आपको, राइट गाइज। ये टर्म को भी आपको याद रखना होगा कि किस टर्म का मीन्स क्या होता है। यहाँ पे हाइपरप्लेजिया टर्म का मीन्स पूछा गया है, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। गाइज आपको पता होगा हमारी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती है, मल्टीप्लाई भी होती है, राइट। सो जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड भी होती है और मल्टीप्लाई भी होती हैं। तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उनके नंबर में इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है उनके नंबर में। लेकिन वो इंक्रीज कुछ रेशियो में होना चाहिए, कुछ उसका भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है उसकी इंक्रीज होने की। सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं तो उनका भी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होने लग जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए, तो जो क्या है वो एक ऐसी कंडीशन जो है वो बना देती हैं जिसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इससे क्या होता है, अब इससे होता क्या है, अब एबनॉर्मल इंक्रीज आएगा नंबर ऑफ सेल्स में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। अब वो गड़बड़ क्या होती है, वो ये होता है कि एनलार्जमेंट, इससे क्या होता है एक ऑर्गन का या फिर किसी टिश्यू का, आपको पता है कि सेल से क्या बनता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन। तो या तो किसी टिश्यू की एनलार्जमेंट हो जाती है, मतलब टिश्यू बड़ा हो जाता है, अगर सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो टिश्यू बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल साइज में नहीं रहेगा, अब नॉर्मल साइज में आ जाएगा, राइट। और इससे क्या होगा, ऑर्गन भी बड़ा हो सकता है, राइट। तो एनलार्जमेंट हो जाती है, या तो किसी टिश्यू की एनलार्जमेंट हो जाती है या किसी ऑर्गन की एनलार्जमेंट हो जाती है, रिप्रोडक्शन रेट जो है सेल्स का वो बढ़ने की वजह से। सो हम कह सकते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन रिप्रोडक्शन रेट ऑफ सेल्स, राइट। सो दिस इज हाइपरप्लेजिया। इसकी वजह से आगे जाके ट्यूमर भी हो सकता है या फिर कैंसर जैसी कंडीशन भी आ सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो, राइट। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। सो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। सो बहुत ही जो है यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी सीजीएल लेवल में, राइट। 2012 में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे आपसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछी गई। स्ट्रक्चरल मतलब बेसिक, स्ट्रक्चर में जो सबसे बेसिक है वो, और फंक्शन में जो सबसे बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी बेसिक है वो, और वो फंक्शन में भी बेसिक है। एक सबसे छोटी ऐसी इकाई या फिर सबसे फंडामेंटल ऐसी इकाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक फंक्शनल यूनिट है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए, सेल। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। सेल जो है हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 8th क्लास से हमें पता चल जाता है कि सेल इज द, हम कब से एक ही डेफिनेशन को रटते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ए, सेल इज द राइट आंसर है। अब देखिए ये होता क्यों है, मतलब ये इसको हमने बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा क्यों है, तो यहाँ पे आपको जो रीज़न होगा वो भी पता होना चाहिए, राइट। आप ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ रट के चले गए उसको, क्योंकि अगर आप रोट मेथड अप्लाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, राइट। तो आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। तो ये एक क्या होता है, एक फॉर्म देती है, एक स्ट्रक्चर देती है एक बॉडी को, राइट। जब आपकी सेल जो होगी उसमें उसका कोई स्ट्रक्चर होगा तभी तो आपकी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर होगा, राइट। तभी आपकी टिश्यू, ऑर्गन्स, इनका स्ट्रक्चर होगा और तभी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर
बनेगा। दूसरा, इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस होते हैं, राइट। जो आपके न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, जो आप न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप खाना वाना खाते हो उससे जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, वो सेल्स में जाते हैं, वो हर एक सेल्स में जाते हैं, राइट। सेल ही फिर उनसे ऑक्सीजन वगैरह बनाती है और वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, राइट। तो सेल इतना ज़्यादा फंक्शन करती है, तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शन हो गया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक फंक्शन होता है ये हर सेल अप्लाई करती है, राइट। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफ विच टिश्यू नेल्स हूफ्स एंड हॉर्न्स आर मेड अप ऑफ। इनमें से कौन से टिश्यू नेल्स से हूफ्स और हॉर्न्स बनते हैं। हूफ्स और हॉर्न्स क्या होते हैं, ये एनिमल्स में जो हॉर्न्स वगैरह जो होते हैं, सींग वगैरह जो होते हैं, उनको ये कहा जाता है। तो ये सब किससे बनते हैं, तो ये सब किससे बनते हैं, केराटिन से बनते हैं गाइज, राइट। आपने सुना होगा बालों के लिए यूज़ होता है कि बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फिर हम कहते हैं कौन सा पाया जाता है, तो वो क्या होता है, केराटिन होता है, राइट। इसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं हम इसे, राइट। गाइज ये हमारे हेयर में एंड नेल्स में पाया जाता है, नेल्स में और हेयर में पाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या होता है, कि फाइब्रस प्रोटीन होता है, राइट। एंड ये हमारी एपिडर्मिस लेयर में भी पाया जाता है, स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें भी ये पाया जाता है। बट आपको जो जनरली जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि ये किस किस में पाया जाता है, तो आप हेयर एंड नेल्स, आपको ज़्यादातर एग्जाम में यही आता है, राइट। सो आपको याद रखना है कि हूफ्स एंड हॉर्न्स भी किससे बनते हैं, केराटिन से बनते हैं। और ये क्या होते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, आपको ये भी याद रखना है, राइट। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। एंड ये दोनों ही क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं गाइस। एंड चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल। तो इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है, सेल का डाइजेस्टिव बैग, मतलब सेल में जो डाइजेशन का काम करता हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव बैग पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी, लाइजोसोम सॉरी। सो लाइजोसोम इज द डाइजेस्टिव बैग। अब इसको डाइजेस्टिव बैग कहते क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है गाइस कि इस एमसीक्यू सीरीज का जो हमारा मकसद है, जो हमारा एम है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको रीज़न पता चले कि क्वेश्चन में जो आंसर है वो आया क्यों है, राइट। ये पता चलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाए, राइट। क्योंकि आपको सिर्फ रट के नहीं जाना है, बायो को क्या है समझना है आपको, आप समझोगे तभी आप एग्ज़ाम में उसे ठीक से क्रैक कर पाओगे, राइट। तो आपसे यहाँ पे लाइजोजाइम को डाइजेस्टिव बैग क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें लाइजोजाइम जो होता है इसमें लाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट। ये सेल्स को मार देते हैं, एक तरह से मारना भी कह सकते हैं, एक तरह से डाइजेस्ट करना भी कह सकते हैं, राइट। तो एक तरह से सेल को मार देते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं अनवांटेड मटेरियल्स, सेल के अलावा जो जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स है जो काम नहीं आ रहे हैं उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है, राइट। अब डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है इन्हें, इसके अलावा इन्हें एटम बॉम्ब्स भी बोला जाता है, राइट। एटम बॉम्ब, सुसाइडल बैग्स, ये भी बोला जाता है इन्हें, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड एटम बॉम्ब्स। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एटम बॉम्ब्स किसको बोला जाता है, लाइजोसोम को बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को एटम बॉम्ब क्यों बोला जाता है, आपको इसका रीज़न भी समझ में आ गया होगा। वही रीज़न जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये सारे जो सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है और ये सारे जो सेल्स होती है उनको मार देता है। तो सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब्स, डाइजेस्टिव बैग, आपको इन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद रखें कि डाइजेस्टिव बैग का मतलब भी लाइजोसोम है, एटम बॉम्ब का मतलब भी लाइजोसोम है, और अगर सुसाइडल बैग भी यहाँ पे दे दिया जाए तो भी आप आंसर क्या लगा के आएंगे, लाइजोसोम, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यस, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। अब ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल पूछी गई है, राइट। तो सबसे बड़ी जो सेल होती है हमारे
ह्यूमन बॉडी में जो मानव शरीर है उसमें, तो वो होती है नर्व सेल. सो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर. नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, राइट. न्यूरॉन्स कहते हैं. और ये न्यूरॉन्स क्यों कहते हैं? ये क्या होती है? सेल्स होती है. अब आप पूछेंगे कि भाई नर्व सेल क्या होती है? तो नर्व सेल जो होती है वो नर्वस सिस्टम में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, राइट. हमारा जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आते हैं, तो ये सब किस में आता है? इसमें कौन सी सेल्स होती है? इसमें नर्व सेल्स होती है, राइट. और इनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं प्यार से, राइट. तो न्यूरॉन्स जो होता है, ये जो सेल्स होती है हमारी नर्वस सिस्टम की, ये क्या करती हैं? अब ये काम क्या करती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. अब यहाँ पे नर्व सेल आ गया तो आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए, राइट. तो ये क्या करती हैं? ये इंफॉर्मेशन को, जो हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं. एक दूसरे के आसपास जो है वो ट्रांसमिट करती हैं इंफॉर्मेशन को, राइट. आपने, चलिए इसको और बेसिक तरीके से समझाती हूँ मैं. तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो नर्व सेल होती है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट. यहाँ पे इतना अच्छा मुझसे बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का. तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाती है, राइट. तो ये जो पैसेज होता है इंफॉर्मेशन का और प्रोसेस करने का जो काम होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने का और ट्रांसमिट करने का, मतलब ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है, वो कौन करता है? वो हमारे न्यूरॉन्स करते हैं, मतलब हमारी नर्व सेल करती हैं. अब इनका जो साइज़ होता है वो बाकी सेल से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इनको लार्जेस्ट सेल बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का, राइट. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? इनमें से कौन सी सेल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, राइट. ये भी गाइस देखिए, आपके ये दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, राइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, लिम्फोसाइट्स. सो लिम्फोसाइट्स एक ऐसी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं. आपने सुना होगा बी एंड टी सेल्स बोला जाता है. इसमें भी अगर लिम्फोसाइट्स में भी जाएं तो बी एंड टी सेल्स बोली जाती हैं, राइट. सो ये जो बी एंड टी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं. इनमें से भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन सी सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, तो बी सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, राइट. टी सेल्स जो होती हैं वो बाकी का सारा काम करती हैं. बाकी जो जो मेन जो है वो बी सेल्स करती हैं. जो मेन काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का, मतलब एंटीबॉडीज बनाने का, वो कौन सी सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है? तो वो क्या आएगा? लिम्फोसाइट्स आएगा. अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो गाइज एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जैसे किसी बीमारी से लड़ने के लिए जो भी हमारे अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, राइट. एंटीजन कहते हैं जो बाहर से कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल ऐसा आता है जो हमें, हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है, राइट. तो हमारी बॉडी कुछ ऐसी चीज़ें बनाती है जिससे वो एंटीजन से लड़ सके, तो वो क्या होती हैं? वो एंटीबॉडीज़ होती हैं. तो एक तरह से ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, राइट. मतलब हमें किसी बीमारी से बचाने के लिए जो है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, राइट. सो हम इन्हें इम्यून सेल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इम्यून सेल्स भी बोलते हैं, राइट. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आई विल होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. सो देन डू लाइक एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स who are preparing for the same, and also hit our bell icon to stay updated, right. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यस, द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर. तो सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में काम आती है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में. अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सी सेल्स में कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोडक्शन में एंटीबॉडीज़ के. तो ये भी, अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्यों डाला है? यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए डाला गया, आपको कंफ्यूज किया गया, राइट. अब देखो पिछले जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, अभी रिसेंट क्वेश्चन कराया था, उसमें यहाँ पे बोला था कि कौन सी सेल्स है जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रही है. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? कौन सी सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के लिए, मतलब एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए. तो बात तो दोनों की सेम ही है,
राइट। क्वेश्चन दोनों में सेम ही पूछा गया, तो आंसर भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। सो सी लिम्फोसाइट्स इज द करेक्ट आंसर हेयर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन बदल गया, आंसर बदल गया, उसका आंसर सेम रहेगा, राइट। सो लिम्फोसाइट्स इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, राइट। बाकी क्वेश्चन जो है वो दोनों सेम ही है, राइट। वो क्वेश्चन भी यही था, मतलब दोनों का आंसर सेम ही है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच सेल्स इन अवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। रीजनरेटिव पावर क्या होती है? सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे कम, लीस्ट मतलब कम, सबसे कम रीजनरेटिव पावर किसकी है। तो रीजनरेटिव पावर, अब आप पूछेंगे क्या होता है, तो रीजनरेटिव पावर होता है जैसे हमारे जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को दोबारा से क्या कर लेती हैं, प्रोड्यूस कर लेती है। क्या करती हैं, सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, राइट। सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती है, अपने आप को बांट लेती है 2 सेल्स में, फिर वो जो 2 सेल्स होती हैं वो 4 सेल्स में बांट लेती हैं, फिर वो 4 सेल्स अपने आप को 8 सेल्स में बांट लेती है। ऐसे उनका डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, राइट। डिवीजन भी होता है सेल में और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, राइट। सो रीजनरेटिव पावर ये होती है सेल की कि वो अपने आप को बांट लेती है दूसरे सेल्स में, मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है, दोबारा से आ जाती है, राइट। सो दैट इज द रीजनरेटिव पावर। अब ये इसकी रीजनरेटिव पावर है। अब पूछा गया कि सबसे कम रीजनरेटिव पावर किसकी होती है, कौन सी सेल्स होती हैं ऐसी जिनकी सबसे कम रीजनरेटिव पावर होती है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, ब्रेन सेल्स। सो ब्रेन सेल्स हमारी ऐसी हैं जिनमें लीस्ट रीजनरेटिव पावर है। इनकी पावर, रीजनरेटिव जो पावर होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाती हैं, दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाती हैं, राइट। और ये कभी भी डिवाइड भी नहीं होती है, राइट। दे नेवर डिवाइड एंड दे डू नॉट रिन्यू देमसेल्व्स। क्योंकि इनमें क्या होता है, अब ऐसा क्यों होता है कि डिवाइड नहीं कर पाती, रिन्यू नहीं कर पाती, तो इनमें सेल्युलर मशीनरी जो होती है, जो ऑर्गेनिक प्रोसेस में काम आती है, उनकी कमी होती है। सो दे लैक सेल्युलर मशीनरी फॉर ऑर्गेनिक प्रोसेस, वी कैन से, राइट। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस, सो विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बियर करता है, राइट। तो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो बियर करता है उसका नाम है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम जो होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, राइट। एंड सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। एंड गाइज ऑल्सो कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ये पहले आ चुके हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मतलब आप एग्ज़ाम की पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। तो ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो मतलब आप उसके आसपास का मैटर पढ़ ले, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, अब हो सकता है कि आपसे यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले, या फिर कुछ और बात, इस टॉपिक से ही कुछ और बात पूछ ले, राइट। सो एग्ज़ाम में एक पैटर्न होता है, वो आपको बताने के लिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन चूज़ किए, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब जिसमें हम कलर्स को ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, ये सेल डिसऑर्डर होता है, राइट। सो तो ये कौन सी सेल्स की वजह से होता है ये पूछा गया है, तो ये होता है बी, कॉर्न सेल्स की वजह से। देखिए गाइस, हमारी जो आइज़ होती है उनमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तो रोड सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे लिख रखा है रोड सेल्स, एक होते हैं हमारे कॉर्न सेल्स। अब जो कॉर्न सेल्स होते हैं ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, राइट। ये जो कॉर्न सेल्स होते हैं ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, ये रेटिना में मिलते हैं, आइज़ की जो रेटिना होती है उसमें ये हमें मिलते हैं। एंड ये रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए इनका जब डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, राइट। तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है ये कलर्स को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं, इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर हो जाता है इन सेल्स के, मतलब इन सेल्स की वजह से, राइट। जब भी इनमें कुछ खराबी हो जाती है, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, so what are the basic units
फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, आपने सुना भी होगा कि स्टेम सेल्स रखी जाती हैं, स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखी जाती है, राइट। सो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेसिक यूनिट कौन सी है जिससे हम कोई भी ह्यूमन का स्पेयर पार्ट बना सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स आज तक आपने सुना होगा, कार गाड़ी वगैरह उनके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं बाज़ारों में। स्पेयर पार्ट्स मतलब जो उनके बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो सब मिलते हैं। अब आपने ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा कि ह्यूमन के भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मतलब आपको लंग्स भी मिल जाएंगे, आपको हर स्पेयर पार्ट मिल जाएगा ह्यूमन का, ऑर्गन, राइट। सो स्पेयर पार्ट्स मिलना ह्यूमन का, अब उसके लिए बेसिक यूनिट क्या है वो आपसे पूछी गई है। तो साइंटिस्ट जो इस काम में लग रहे हैं उन्होंने एक नए बेसिक यूनिट को निकाला जिससे ह्यूमन का स्पेयर पार्ट भी क्रिएट हो सकता है, राइट। तो ये जो होती है ये क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है। बी, स्टेम सेल्स इज द करेक्ट आंसर हेयर। अब ये क्या होती हैं, ऐसा क्या होता है इनमें, तो इनमें यूनिक एबिलिटी होती है टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। जिस तरीके से इन्हें बनाओगे उसी तरीके से बन जाएंगे कि स्पेशल सेल बन जाएंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स बनने की एबिलिटी होती है इनमें, राइट। और ये जो सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करने में, टिश्यूज़ को रिप्लेस करने में काम आती हैं। ऑर्गन को, कोई ऑर्गन का कोई टिश्यू ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस करने में, तो ये स्टेम सेल्स उसमें डल जाती है, राइट। तो हम एक सेल को भी, ऐसा नहीं है कि हम सेल मतलब किसी टिश्यू को हम बदल नहीं सकते, हम बदल सकते हैं टिश्यू को, किसकी मदद से, स्टेम सेल्स की मदद से, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एडहेरेंट म्यूकॉइड alkaline substance, adherent mucoid alkaline substance covering the inner lining of stomach is true। अब ये जो म्यूकॉइड एल्केलाइन सब्सटेंस है, ये जो स्टमक की इनर लाइन को, मतलब अंदर की जो लाइनिंग है उसको कवर करता है, तो ये किस काम आता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये किस लिए काम आता है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पैप्सिन ऑफ म्यूकोसा। ये किस लिए काम आता है, ये जो पैप्सिन का, जो आपने सुना होगा, जो पैप्सिन जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है उसका जो एक्शन होता है, राइट, उससे प्रिवेंट करने के लिए, राइट। पैप्सिन का जो एक्शन होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बॉडी को, मतलब स्टमक की लाइनिंग को बचाने के लिए ये क्या होता है, एल्केलाइन सब्सटेंस होता है एक, वो हमारे जो स्टमक होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड का, उसमें उसको ये सपोर्ट करता है, राइट। एंड और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम आता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसकी ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह जो है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैप्सिन। सो आप सीधा ये समझ सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट पैप्सिन and it is to support surface of neutralization of acid, right। एसिड से भी बचाता है, right। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, सो सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। किसी भी बॉडी में, किसी भी लिविंग बॉडी में, राइट, लिविंग बॉडी में सेल या टिश्यू की डेथ को क्या बोलते हैं। सो ये एक प्रोसेस है गाइस, और इसका एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो आपको याद रखना है कि सेल या टिश्यू की जब डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर हियर इज नेक्रोसिस। सी, नेक्रोसिस इज द करेक्ट आंसर है। किसी भी जो मोस्ट ऑफ द सेल्स की जो डेथ होती है उसको हम यही बोलते हैं, और वो किसकी वजह से होती है, वो या तो किसी डिजीज़ या किसी इंजरी, किसी भी वजह से हुई हो तो हम उसे नेक्रोसिस ही बोलेंगे। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो टिश्यू और सेल की जो डेथ होती है उसका नाम क्या होता है, हम नेक्रोसिस बोलते हैं उसे, राइट। एंड ये आपका क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो इन प्रोसेसेस का नाम आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ इज। टिश्यू, मैन में जो टिश्यू है जब, जिसमें कोई सेल डिवीज़न नहीं होता है बर्थ के बाद, वो कौन सा टिश्यू होता है मैन में, राइट। ह्यूमन में हमें एक ऐसा टिश्यू बताना है जो जिसमें फिर सेल डिवीज़न नहीं होता। बर्थ तक सेल डिवीज़न होता है, मतलब पैदा होने तक सेल डिवीज़न होगा, लेकिन बर्थ के बाद जो है
सेल डिवीज़न नहीं होता, ऐसा टिश्यू बताना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नर्व्स। अभी मैंने आपको बताया, अभी इसी वीडियो में जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें मैंने आपको बताया था कि जो नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होती है या न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कभी भी डिवाइड ही नहीं होते, वो कभी भी रिन्यू नहीं होते। जितने होते हैं वो बर्थ तक उतने ही होते हैं, जितने आपके बर्थ तक डेवलप हो गए वो उतने ही रहते हैं, फिर लाइफ टाइम उतने ही रहेंगे, फिर कभी डिवाइड नहीं होंगे वो, ना ही वो रिन्यू होंगे दूसरे सेल्स की तरह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नर्व सेल्स ऐसी सेल्स होती है हमारी पूरी बॉडी में जो कभी भी फिर डिवाइड नहीं होती, बर्थ के बाद उनमें कभी भी डिवीजन नहीं होता, उनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो अपने आप को रिन्यू नहीं करती, राइट। सो ये टिश्यू जो होते हैं, मतलब नर्व्स जो होते हैं, वो हमारी इकलौती ऐसी सेल्स होती है, राइट। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो आपको इसका जो PDF है, इस जो MCQ सीरीज़ का जो PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका जो लिंक है आपको इस पर PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ऑल्सो आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चंस भी हैं गाइज, हमने ये एक क्वेश्चंस निकाले हैं, राइट। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ द। ल्यूकेमिया या फिर जो ब्लड कैंसर होता है वो किसके एबनॉर्मल इंक्रीज, मतलब किसके बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है, ये आपको बताना है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका ये है कि द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो हम पेशेंट को कह देते कि हाँ ये इसकी डेथ हो गई है, राइट, इस पेशेंट की डेथ हो गई है, तो वो हम किसकी डेथ से पता लगाते हैं, उसमें ऐसे कौन। तो यहाँ पे जैसा कि हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल डेथ हो गई है पेशेंट की या फिर डेथ हो गई है पेशेंट की, तो वो किसकी डेथ से एसोसिएट किया जाता है, यानी कि कौन से टिश्यूज़ की डेथ होती है जिससे हम कहते हैं कि हाँ ये जो पर्सन है ये बायोलॉजिकली डेड है, राइट। तो आपको बताना है किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, तो आपको इनमें से बताना है। एंड गाइज इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे सकते हैं विद डिटेल्स, राइट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको हर MCQ सीरीज़ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ इसके अलावा। तो ऐसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देने हैं, राइट। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञान कॉर्नर एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। एंड ऑल्सो ये जो MCQ सीरीज़ है इसकी आपको पूरी जो इसका जो PDF है विद आंसर्स, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।